ये लास्ट क्लास में हमने शॉर्ट स्टडी किया था ना। नोट्स निकालो, 2 मिनट में फटाफट रिवाइज कर ले। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करना है, प्रॉब्लम्स करना है। वैसे तो 5 मिनट का काम है पढ़ाने का, मेरा प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, निकालो नोट, टॉप वाला पार्ट। आज इसका नॉलेज यूज होगा तो अच्छा है। जो टॉर्क है उसमें फॉर्मूला क्या था अपना टॉर्क का? टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ है ना। आर क्रॉस एफ वो कब यूज करते हैं? जब प्रॉब्लम है क्या आई कैप जे कैप के कैप ऐसा कुछ दिया हो, या फिर डिटर्मिनेंट बनाया था आर के जो वो तब यूज करता है आर क्रॉस एफ। सपोज वैल्यूज दी हो, एंगल्स दी हो तो क्या होगा? आर एफ साइन थीटा। ठीक है ना। तो ये 2 पार्ट हमने स्टडी किए। ठीक है, इसके लिए चार्ज में और चीज स्टडी करना है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और थोड़ा मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद स्टडी करेंगे। मैंने एनसीईआरटी मंगवाई थी, लाए हो आजकल एक बेंच पे एक हो रही है कि बस वो उतना देख लोगे, एक बेंच पे एक हो जाए, क्योंकि एनसीईआरटी में से प्रॉब्लम्स करवाऊंगा मैं, काम आएगी ये आज। ठीक है, जो नहीं लाया मैं क्वेश्चन जिसमें बता दूंगा। सर ये ध्यान रखो, बुक मंगवा रहा हूँ तो बुक लाओ। ठीक है, बाकी तो क्या है, जंगी खा रही होगी ना बुक, तो ज्यादा ओपन करना तो होगा नहीं है ना। बुक का लेके आओ, नेक्स्ट क्लास में से वो काम आएगा। ठीक है, अभी तो मैं बता दूंगा क्वेश्चन, नॉट एन इश्यू। टॉपिक डालो, छोटा सा टॉपिक फटाफट पढ़ लेते हैं, सारे प्रॉब्लम्स करने। लिखो टॉपिक इक्विलिब्रियम। टॉपिक लिखो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम ओके। इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं, पहले तुम मुझे समझाओ। फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम बेसिकली एक इंग्लिश टर्म है। जनरली इसको मैं कहूँ कि अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, चीज क्या बैलेंस हो गई, वो बैलेंस में। ठीक है, फिजिक्स में स्पेसिफिकली अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो हम किसकी बात करते हैं? फोर्सेस की बात करते हैं। अगर मैं कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं तुम्हें कहूँ, ये बॉटल मैंने रखी है, जैसे रखी हुई है बॉटल इक्विलिब्रियम में। कैसे इक्विलिब्रियम में? एफपीडीएम बनाते थे, फ्री बॉडी डायग्राम। इसका एफपीडी अगर मैं बनाऊं, तो वैसे इसका एफपीडी बना रहा हूं तो नीचे क्या आएगा? एमजी और कुछ नॉर्मल आएगा ऊपर की तरफ, नीचे एमजी ऊपर नॉर्मल, दोनों फोर्स इक्वल ऑपोजिट है, कैंसिल कर रहे, नेट फोर्स क्या हो गया? 0। अगर नेट फोर्स 0 हो रहा हो तो इसको क्या कहते हैं? वो चीज क्या है? अगर चलो ये एक नंबर, ये पेन है, ठीक है, ये पेन कैसे रिलीज करो, तो पेन जब हवा में थी इक्विलिब्रियम में थी, बोलो क्यों नहीं थी इक्विलिब्रियम? ये पेन जब हवा में थी क्या होगा? नीचे एमजी और कोई फोर्स नहीं, नॉर्मल ऐसा मूवमेंट नहीं है, तो एमजी को कैंसिल करने के लिए क्या कोई है? अगर कैंसिल ना हो तो इक्विलिब्रियम में। ठीक है ना, अगर कैंसिल हो रहे हो तो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये हमने फोर्स का पढ़ा और हमने लास्ट क्लास में क्या टॉर्क भी पढ़ा था। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ऐसे एक ये रॉड है, बीच में पिवट है, पाइवट, तो इसके बाद क्या रॉड ऐसे घूम सकता है। ठीक है, सपोज मैं ऐसे फोर्स कर रहा हूँ और एक ऐसे फोर्स, ठीक है, ऐसे फोर्स कर रहा हूँ। नेट फोर्स 0 हो रहा है। नेट फोर्स क्या है? 0 है या 2 है? क्यों 2 है? एक ही डायरेक्शन में, बोलो। नेट फोर्स 0 है 2 है पे 2 है क्यों है? मुझे रीजन दो या 0 क्यों है? मुझे रीजन दो।
दोनों को एक ही डायरेक्शन में घुमाना। ये कैसे घुमाने की ट्राई कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने की ट्राई कर रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घुमाने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो समझ आ रहा है क्या? तो क्लॉकवाइज घुमाने की ट्राई कर रहे हैं, इसलिए आंसर क्या ऐड ही हो रहा है, तो इससे शायद दिमाग में है कि 2/4 है। मैं आंसर दे रहा हूँ तुम्हें, इस पे नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0। अब रीजन तुम्हारा रीजन गलत नहीं हो, उस पर भी आऊंगा मैं, और इधर पहले मुझे समझाओ, मैं सही आंसर दे रहा हूँ, इस पे नेट फोर्स 0। क्यों 0? बहुत सिंपल है। ये ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, तो क्या होगा, कैंसिल ही होगा ना। एक अगर प्लस है तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस है। नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो ये जो तुम रोटेशन की बात कर रहे हो ना, तो तुम फोर्स नहीं स्टडी कर रहे हो। मैं लास्ट लेक्चर में बताया, जब हम रोटेशन स्टडी करते हैं तो क्या स्टडी करते हैं, टॉर्क। तो तुम जो बोल रहे हो रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ओके, तुम टॉर्क बोल रहे हो। इसका टॉर्क कैसा है, क्लॉकवाइज, तुम्हें फोर्स नहीं कहना है क्लॉकवाइज, इसकी वजह से घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो तुम क्या बोलोगे, टॉर्क इसका क्लॉकवाइज, इसका भी टॉर्क क्या है, क्लॉकवाइज। तो टॉर्क डबल हो रहा है और फोर्स तो क्या हो रहा है, कैंसिल। ठीक है, तो ये समझना है, डिफरेंस पता होना चाहिए फोर्स और टॉर्क, ठीक है। सपोज ऐसे में लगा, अब टॉर्क के बारे में ये कैसे घुमाने की ट्राई करें, तो इधर से भी फोर्स लगा रहे हो, ये कैसे घुमाने की ट्राई करेगा, क्लॉकवाइज, इधर से भी लगा रहे हो, कैसे घुमाने की ट्राई करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, घूमेगा क्या, बोले ऐसे मैं इधर से भी फोर्स लगा, इधर से भी फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ये नहीं घूमेगा, ये नहीं घूमेगा। तो अब टॉर्क क्या हो रहा है, तो अब हम इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे हैं ना, तो फोर्स भी स्टडी करना है, साथ में और क्या स्टडी करना है, टॉर्क, ये दोनों चीजें स्टडी करेंगे, ठीक है। उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट कुछ लिखवा रहा हूँ, वो लिख देना, उसके बाद हम इसके प्रॉब्लम्स करेंगे। लिखो, when the net force as well as net torque, when the net force as well as net torque on an object is 0, when the net force as well as net torque on the object is 0, then it is said to be in total equilibrium. Then it is said to be in total equilibrium. ठीक है, तो क्या लिखोगे, ऐसे इक्वेशन वाइज लिखना है। ये ऐसे में लिखो, इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ फोर्स मतलब क्या है, नेट फोर्स ही हुआ, तो ये भी 0 होता है, और सिमिलरली समेशन ऑफ टॉर्क, ये नेट टॉर्क भी क्या होता है, 0, ठीक है। लिख लो, ठीक है। अब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, ठीक है, जैसे मैंने बॉटल रखी हुई है, ठीक है, तो इधर नेट फोर्स भी 0, और रोटेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो नेट टॉर्क भी क्या होगा, 0। मतलब तुम बोल सकते हो क्या है, टोटल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। मैं दूसरा एग्जांपल फैन का ले लूं, ये फैन भी अभी रेस्ट पे, तो इस पे नेट फोर्स भी 0 होगा, नेट टॉर्क भी 0 होगा, तो ये भी क्या है, टोटल इक्विलिब्रियम है। कभी कोई रेस्ट पे होता है ना ऑब्जेक्ट, तो तुम बोल सकते हो कि नेट फोर्स भी 0 होगा, नेट टॉर्क भी 0 होगा, ठीक है। ये पॉइंट हमें काम आएगा, वो किसको लिख सकते हैं, an object at rest can be considered to be in total equilibrium. An object at rest can be considered to be in total equilibrium. Can be considered to be in total equilibrium. ठीक है, दो स्टेटमेंट और लिखने हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, लिखवा रहा हूँ, समझाता हूँ मैं, पहले लिख लो। When the net force on the object is 0,
when the net force on the object is 0, but net torque is not 0. But net torque is not 0. Net torque is not 0. Then object is in translational equilibrium. Then the object is in translational equilibrium. Then the object is in translational equilibrium. ठीक है? नेट फोर्स क्या है? 0 है. नेट टॉर्क 0 नहीं है. ठीक है ना? तो हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. ठीक है? सिमिलरली नेक्स्ट लाइन लिखो. When the net torque on the object is 0. When the net torque on the object is 0. When the net torque on the object is 0. But net force is not 0. But net force is not 0. But net force is not 0. Then object is in rotational equilibrium. Then object is in rotational equilibrium. Object is in rotational equilibrium. ठीक है? उसके दो है ना, एक तो एग्जाम्पल ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज ये रॉड है, ऐसे रखा हुआ है मैंने. ठीक है? ऐसे यहाँ पे ग्राउंड पे रखा हुआ रॉड को. अब मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ, इधर फोर्स लगा रहा हूँ. ठीक है? ऐसे मैं फोर्स लगा रहा हूँ. इस पे नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा. कैंसिल हो जाएंगे. प्लस है एक माइनस है. पर ये वैसा ही रहेगा, घूमने की ट्राई करेगा. इस पे टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा? घूमेगा ना, क्लॉकवाइज घूमेगा. ठीक है? तो इसमें टॉर्क 0 नहीं है, तो रोटेशन का इफेक्ट आ रहा है. तो ऐसा केस हो, मतलब तुम बोल सकते हो अभी ये रॉड कौन से इक्विलिब्रियम? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. ठीक है? ये कौन सा केस है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. ठीक है? सपोज एक और एग्जांपल लो. ये इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, स्मूथ है अभी सरफेस जैसा मान. अब मैं इस ब्लॉक को छोड़ू तो ये ब्लॉक है नीचे आएगा. एसबीडी याद हो तो इसके ऊपर एक नॉर्मल लगता है, नीचे एमजी लगता है. तो इसमें पता है एमजी के कंपोनेंट बनाते हैं. इस तरफ आता है एमजी कॉस थीटा, यहाँ पे एमजी साइन थीटा. अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे. इसको कैंसिल करने के लिए कोई यही, तो इधर मैं क्या बोल सकता हूँ? नेट फोर्स 0 हो रहा है नहीं. पर ये घूमेगा ब्लॉक, घूमेगा, स्लाइड करेगा ना. तो इधर क्या बोल सकते हो? टॉर्क क्या होगा? 0. और फोर्स 0 नहीं हो रहा है. तो ये किसमें? रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ठीक है ना? तो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है. ठीक है? एग्जांपल में ड्रॉ करें.
हो गया क्या? ठीक, ये इतना बेसिक स्टडी कर लिया कंसेप्ट। अब इसके प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, कैसे प्रॉब्लम करना है, क्या अप्लाई करेंगे, वो सब देखते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, बाद में एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखते हैं। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। ओके, ड्रॉ कर लो। चलिए ड्रॉ लिखो, फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स, फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स, फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स। ठीक है, ओके। अब इसमें देखो, ऐसे ये रॉड है, इसको मैंने ऐसे हैंग किया दो स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब ये इतना स्टेटमेंट वो सब मैंने लिखा है। हमने बेसिकली 3 इक्विलिब्रियम देखे, टोटल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बताओ कौन सा केस? अब ये देखो, यही बात है, समझो। ठीक है, कि इसमें ना तुम्हारी, अब तुम कैसे कहूँ, ये सब है ना, हम धीरे धीरे सीखेंगे टाइम से। पर बेसिकली जैसे ये मैं पूछ रहा हूँ, इसमें अभी तक तुम्हारी कोई फिजिक्स नहीं लगा है। तुमने जो पढ़ा है, अब तुम्हारी इंग्लिश कैसे तुम उसको समझ रहे हो, कैसे कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो, इतना मैंने पढ़ा है। उससे तुम्हें एनालिटिकल माइंड लगाना है। कोई फॉर्मूला भी ऐसा कुछ पूछा नहीं है मैंने, उससे तुम्हें जजमेंट लेना है कि कौन सा केस है। तो अब इतना मैंने लिखवा है, उसके बेस पे तुम्हें ये इन्फर करना है कि भाई क्या है। बोल, टोटल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है? टोटल है। ऐसे में हैंग कर में मूव करेगा कि रेस्ट पे रहेगा? रेस्ट पे रहेगा, मूव करेगा नहीं। ऐसा कुछ स्टेटमेंट में लिखवा है, देखो। लिखवाया ना मैं, दूसरा स्टेटमेंट लिखवाया था। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, मतलब क्या बोल सकते हैं, वो टोटल इक्विलिब्रियम में। कौन सा केस है? टोटल इक्विलिब्रियम में। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो ना, तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये क्या है, टोटल इक्विलिब्रियम में। टोटल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, इस पे नेट फोर्स भी 0 होने वाला है, नेट टॉर्क भी 0 होने वाला है। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स हमें आज करना है। अब कैसे सॉल्व करना, उसका कंसेप्ट प्रोसीजर बताते हैं। सबसे पहले तो इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम है, साथ में करते हैं। इसका एफबीडी बताओ क्या क्या होगा। पहले का बेस लगेगा, नीचे कहां से ड्रॉ करूं? सेंटर से। तो ये रॉड है, सेंटर यहाँ कहीं पे होगा, ये पूरे रॉड से। फिर नीचे एक लिख लिया एमजी, और कुछ टेंशन लगेगा ये दोनों पे। यहाँ पे ऊपर लगता है टेंशन, तो इधर सपोज T1 लिखूं मैं, यहाँ पे T2 लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये टेंशन आ गया। ओके, और रेस्ट पे मैंने हमेशा बोला, अगर रेस्ट पे हो तो साइड पे हमेशा एक्सेलरेशन लिखो। क्या होगा? 0 है ना। सबसे पहले एफबीडी बना। ओके, कर देखिए, अब हमें क्या करना है, फोर्स की इक्वेशन लिखनी है और टॉर्क की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो पहले फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं। लिख लो फोर्स इक्वेशन। वो एफबीडी से हम इक्वेशन लिखते हैं ना, वही करना है। ठीक है, जितने फोर्स लगे वो सब लिखते हैं। बोलो फोर्स इक्वेशन कैसे लिखूं मैं? T1 प्लस T2 माइनस
एम जी नीचे लग रहा है ना, अच्छा एम जी इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0। तो इधर से देखो एक इक्वेशन आ गई अपनी, T1 + T2 इक्वल टू क्या आ गया एम जी, है ना, एक इक्वेशन आ गई। ठीक, ये लिख लो, ये फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, ओके, अब टॉर्क की इक्वेशन लिखनी है। उससे पहले ना मुझे एक छोटा सा पार्ट बताना है, जहाँ पे तुमने टॉर्क लिखा था ना, उधर आसपास कोई जगह हो ना तो एक स्टेटमेंट लिख लो, बहुत काम आएगा। 2-3 स्टार बना के ना एक स्टेटमेंट लिखो, ये हमें प्रॉब्लम में बहुत काम आने वाला है। लिखो, इफ द लाइन ऑफ अ फोर्स, if the line of a force is parallel to the axis, or is intersecting the axis, then its torque will be 0. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, वो हम देखेंगे प्रॉब्लम। मैंने एक एग्जांपल से समझा। ये पेन का केस लेते हैं, ठीक है, ये पेन है, पेन ऐसे रोटेट करता है, ठीक है, पहले पेन को मुझे एक्सिस बताओ, तो इसकी बात करें, इसकी एक्सिस फिक्स है, बोलो कौन सी फिक्स है? ये लाइन पास होगी बीच में से, ये उसकी एक्सिस होगी, ओके। अब मैं कैसे भी फोर्स लगाऊं तो जरूरी नहीं घूमेगा। सपोज मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, मान लो मैं ऐसे फोर्स लगा, ऐसे मैं फोर्स लगा रहा हूं, घूमेगा क्या ये पेन? ऐसे लगाऊं, क्यों नहीं घूमेगा? बोलो, इस अगर मैं फोर्स लगाऊं क्यों नहीं? मैं स्टेटमेंट लिखवाया उसी को रिसर्च से बताओ क्या हो रहा है। ये मेरी फोर्स की लाइन है और ये एक्सिस है, क्या करिए इंटरसेक्ट करिए ना, ये बोलो सबको समझ में आ रहा है, ये एक्सिस है और ये मेरी फोर्स की लाइन है, जैसे क्या इंटरसेक्ट करे? अगर इंटरसेक्ट करे तो टॉर्क नहीं, ठीक है। सपोज मैं ऐसे फोर्स लगाऊं तो भी रोटेट नहीं होगा, क्यों रोटेट? ये मेरी फोर्स की लाइन है और ये एक्सिस है, दोनों क्या है पैरेलल, तो भी रोटेट नहीं करेगा, नहीं टॉर्क करेगा। और तो मैं कोई और केस में एंगल लगाऊं, देखिए जैसे ऐसे, तो मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो भी रोटेट हो रहा है, क्यों रोटेट हो रहा है? ये जो मेरी लाइन है वो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, पैरेलल भी नहीं, तो टॉर्क लगेगा। और अगर पैरेलल वो इंटरसेक्ट कर रही है तो टॉर्क, ये पॉइंट बहुत काम आएगा, ठीक है। चलो अब इसमें टॉर्क की इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। अब टॉर्क की इक्वेशन लिखे ना, सबसे पहले तुम्हें पॉइंट सिलेक्ट करना होता है कि हम कैसे टॉर्क लिख रहे हैं, किसके अभाव। तो पॉइंट अपने हाथ में होता है, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, साथ में सिलेक्ट करते हैं। तो मैं ये पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब एक्सिस जो है वो ये वाला एक्सिस, ठीक है। ऐड करो डायग्राम में और लिखो टॉर्क अबाउट ए, टॉर्क अबाउट ए, ठीक है। अब देखो 3 फोर्स है, तीनों 3 का टॉर्क लिखना है, ठीक है। ये फोर्स है, इसका टॉर्क बताओ, ये पॉइंट होगा, ये एक्सिस है, इसका टॉर्क क्या होगा? क्यों 0 होगा? ये एक्सिस है, ये फोर्स की लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसका टॉर्क क्या होगा? कोई टॉर्क नहीं लगेगा, तो पहले तो 0 लिख लिया। अब इसका टॉर्क देखते हैं, तो देखो ये एक्सिस, इसका मतलब देखो रॉड से ऐसा मान सकते हो, ये पॉइंट है ना, तो रॉड ऐसे रोटेट होता है। तो mg कैसे रोटेट करवाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? mg नीचे लगाएगा, ऐसे रोटेट करवाएगा, कैसे रोटेट करवाएगा? क्लॉकवाइज। तो उसका टॉर्क फॉर्मूला में पता है, RF sin थीटा, ये F है। R कहां से निकालते हैं? जिसका अबाउट निकालना है उधर से लाइन ड्रॉ करो, देखिए होगा अपना R कितना होगा, L/2 बीच में लग रहा है इसमें, ठीक है। तो कितना टॉर्क लगा? mg, एक F लिख लिया, R कितना होगा? L/2,
और साथ में क्या आता है साइन थीटा, थीटा का मतलब क्या एंगल बिटवीन आर एंड एस। तो चलो ये आर एस, ये एस, 90 साइन 90 क्या होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब फिर इसका टॉप देखते हैं, ये पॉइंट ये है आर बोल, आर कौन सा होगा, ये होगा आर कितना होगा एल बाई 3, ये पूरा एल है, ये एल बाई 4 है, तो कितना बचा एल माइनस एल बाई 4, कितना होगा, इतना मन में करना है, इतना तो 3 एल बाई 4, तो ये एफ लिख लिया, आर भी लिख लिया, थीटा बोलो, ये आर ये एफ कितना होगा 90 होगा, साइन 90 क्या बस। अब इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है, जैसे इसमें प्लस माइनस के इधर भी करना है, ये एमजी कैसे घुमाने की ट्राई कर रहे हैं क्लॉकवाइज, ये फोर्स ऊपर लग रहा है, ये कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, तो किसी एक को प्लस लो, दूसरे को क्या लेना है माइनस, दैट इज इक्वल टू नेट टॉर्क भी क्या करना है, इसको सॉल्व करोगे तो T2 आ जाएगा, कितना आ रहा है मन में करो, इतना मन में होना चाहिए। आज इंटरेक्शन हुआ था एक साइकियाट्रिस्ट के साथ, डिस्कशन चल रहा था हमारा, किसके बारे में, तुम लोग के बारे में, मतलब जेन जी के बारे में, तो एक उन्होंने बहुत सही पॉइंट बोला और मैं अग्री करता हूँ, मैं तो पढ़ा था मेंटल प्राइवेस, जो मेंटल कैलकुलेशन जो है जो होने चाहिए मन में विदाउट एनी हेल्प ऑफ पेन और कैलकुलेटर, वो बहुत कम हो गए। जब सबके पास कैलकुलेटर फोन है तो क्या लेजी हो चुके हैं, इसलिए बेसिक ये मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और देखो ये इसलिए बोल रहा हूँ तुम्हारे लिए क्योंकि मैंने नोट किया कि काफी सारे स्टूडेंट्स क्या थोड़ा लिख रहे हैं या थोड़ा स्लो कर रहे हैं, ठीक है, स्लो कर रहे हो ना, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ट्राई करो मन में सॉल्व करने की, मेंटल कैलकुलेशन जितने होने चाहिए, इससे थोड़ा लॉजिकल माइंड और एनालिटिकल माइंड डेवलप होता है, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक डॉक्टर ने कहा है, कोई वो तुम्हारे वो इंस्टा वाले वो सब जो इन्फ्लुएंसर वो सब जो है वो नहीं बोल रहे, एक डॉक्टर एक पढ़ा लिखा इंसान बोल रहा है, ठीक है, उसको पता है कि क्या है, ठीक है ना, मन में करना सीखो, बोले टाइम लगे, मन में करना सीखना ही है सब। बोलो कितना होगा, कितना होगा 2 mg/3, T1 कैसे निकालिए, हो गया एक आंसर आ गया अपना, T1 कैसे निकालोगे, यहाँ पे डाल दे, बोलो करो mg/3, 2 mg/3, इसको यहाँ पे लेके आओ, कितना हो जाएगा mg/, हो गया, ये हमने सॉल्व, ठीक है, कर लो सॉल्व अपने आप, उसमें मत देखो बोर्ड पे, अपने आप लिखो। देखिए, ठीक है, अब एक बार है ना ये दिमाग में ना मैप बना लो एक, कि ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हमने, अगर ऐसे टाइप का कोई प्रॉब्लम, ऐसे टाइप का मतलब कौन सा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है, बोलो सबसे पहले क्या करेंगे, एफबीडी, सबसे पहले एफबीडी बनाओगे, उसके बाद फोर्स की इक्वेशन लिखोगे और बस सॉल्व करना है, आगे कोई भी प्रॉब्लम हो इसका इंस्टेंट सॉल्व होगा, यही प्रोसीजर, ठीक है। एनसीईआरटी में काफी अच्छे प्रॉब्लम्स दिए हैं, बोर्ड का तो कवर हो ही जाएगा,
कॉम्पिटिटिव का भी कवर होगा इसमें, ठीक है, काफी अच्छे प्रॉब्लम्स है इसमें, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। एनसीईआरटी में ना एक्सरसाइज निकालो इस चैप्टर की, ये कौन सा चैप्टर 6 की है ना ये, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज निकालो, उसमें क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन देखो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये कौन सा रोटेशन वाला चैप्टर, एक्सरसाइज क्वेश्चन चैप्टर कौन सा 7 या 6 कौन सा रोटेशन वाला, उसमें एक्सरसाइज में ना 9th क्वेश्चन देखो, और कार वेज 1800 kg वाला देखो क्वेश्चन नंबर 9 दिया होगा या किसी बुक में कुछ अलग हो, और कार वेज 1800 kg दिख रहा है क्या सबको? पढ़ लो एक बार क्वेश्चन, पढ़ लो, समझा रहा हूँ मैं डायग्राम, क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन चलिए, एक कार है, क्या क्या डेटा दिया है बोलो? मास कितना है? 1800 kg, और क्या दिया हुआ है बाद में? डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एक्सेल एंड बैक एक्सेल। एक्सेल पहले तो क्या होता है कि ये कार है, अब देखो कार में टोटल क्या है, 4 व्हील्स होते हैं जनरली। तो अब ये पीछे के जो 2 टायर्स है इधर और इसके पीछे जो है, वो टायर्स कैसे घूमते हैं, एक ये टायर है और दूसरा यहाँ पे टायर है, तो बीच में ना एक रॉड होता है, इस रॉड को क्या कहते हैं, एक्सेल कहते हैं। वो घूमता है, साथ में टायर से क्या होते हैं, घूमते हैं। तो ये एक्सेल है, ये बैक एक्सेल, और ये कौन सा हो गया, फ्रंट एक्सेल, ये दिया हुआ है। उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है ना, कितना? हाँ, तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है 1.8 मीटर, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, उसके बाद क्या है 1.05, कहाँ से? बिहाइंड द फ्रंट। ओके, ये फ्रंट एक्सेल है, उसके पीछे मतलब यहाँ पे इधर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब पता है क्या, हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब वो आएगा टॉपिक आगे में, छोटा ये 5 मिनट का वो लिखवाना है मुझे, पर वो सिर्फ थियरी वाले पार्ट के लिए, बाकी हमें इसमें कुछ काम नहीं आने वाला। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बस मतलब पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब पता है क्या, जहाँ से तुम mg ड्रॉ करते हो, मतलब आज जहाँ से वेट लगता है उसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो एक डायग्राम को दे दिया कि उधर से तुम्हें mg बना, तो हम जनरली क्या करते हैं, सर रॉड होता है mg कहाँ से, बीच में से बनाते हैं। क्यों बीच में से बनाते हैं? क्योंकि यूनिफॉर्म, कार यूनिफॉर्म थोड़ी है, हेवियर पार्ट कहाँ से इसका, पीछे की तरफ से, पर डिपेंड भी करता है, सपोज आगे पूरा इंजन हो, आगे पार्ट भी हेवी होता है, तो सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं है एग्जैक्ट बीच में। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कहाँ पे बना रहा है, सॉरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब इधर से, मतलब mg ड्रॉ करना है तो यहाँ कहीं पे ड्रॉ करो mg, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1.05 मीटर। हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना, ये डायग्राम का तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। और क्या पूछा है, लेवल ग्राउंड ऑन द स्काई, मतलब ग्राउंड कितना फोर्स है, क्या पूछा है, मतलब ग्राउंड इनको कौन सा फोर्स लगाएगा, नॉर्मल, क्या पूछा है, नॉर्मल पूछा है। तो इधर नॉर्मल कहाँ पे ऊपर लगेगा, देखो n1 ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लगेगा n2। पहले प्रॉब्लम जैसा ही है ये, बस इधर टेंशन की जगह यहाँ पे क्या आ गया, नॉर्मल आ गया, और कोई फर्क नहीं, ठीक है ना, इतना ही है, ठीक है। ड्रॉ कर लो डायग्राम।
ये एफबीडी तो हमने बना दिया है, अब हमें क्या करना है बोलो, प्रोसीजर बोलो, एफबीडी ड्रॉ किया, अब क्या करें? पहले तो ये चेक करो इक्विलिब्रियम में है या नहीं, बोलो इक्विलिब्रियम में है या नहीं? उधर की उधर ही है ना, रेस्ट पे ही मूव नहीं कर रही है, रेस्ट पे ही है, तो क्या है टोटल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इधर मतलब ये एफबीडी बना दिया, तो हम फोर्स की भी इक्वेशन लिखोगे, टॉर्क की भी लिखोगे, फोर्स की इक्वेशन लिखो अपने आप। क्या होगी इक्वेशन? n1 प्लस n2 माइनस mg इक्वल टू क्या होगा? 0। तो n1 प्लस n2 इक्वल टू क्या हो गया? mg, और वो दिया है ना, वैल्यू दिया ना, क्या नहीं, वो बाद में डिवाइड कर देंगे, अभी से लिया हो तो भी चलेगा, तो लास्ट में डिवाइड कर देंगे। m दिया हुआ है ना 1800, अभी सिंपलिसिटी के लिए ना g को 10 दिया देते, तो कितना हो जाएगा? 18,000। n1 प्लस n2 कितना? 18,000, ये अपनी पहली इक्वेशन है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन कौन सी लिखेंगे? टॉर्क की। पर टॉर्क की लिखे उससे पहले क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करो चलता है ना, पर ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करते हैं जिससे अपना काम आसान हो जाए, सब एक जैसा ही रखते हैं, तो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला कैल्क एक्सेल का ये पॉइंट ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐड करो, लिखो टॉर्क अबाउट ए, टॉर्क अबाउट ए। एक बार अपने आप लिखने की ट्राई करो, गलत हो चलेगा, तो एक बार अपने आप लिखने की ट्राई करो। एक्स देखना है और आर देखना है ना, उसका टॉर्क आ जाएगा। n1 का टॉर्क क्या होगा? ये अपना पॉइंट है, मतलब ये एक्सेस है, ये एक्सेस को देखो, ये एक्सेस हो गया। n1 का टॉर्क क्या होगा? क्यों 0? बोलो, ये एक्सेस है, ये लाइन देखो इसकी क्या इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो टॉर्क नहीं देगा, ठीक है, ये टॉर्क नहीं देगा n1। mg की बात करें तो देखो ये mg की लाइन है, ये अपनी एक्सेस है, हमें जब परपेंडिकुलर देखो ये होगा r, ये अपना r होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये r होगा, तो ये कितना होगा? ये 1.8 है, कितना होगा? 0.75। तो इसका टॉर्क कितना होगा? पहले का तो 0 है, दूसरे का कितना होगा? mg इंटू 0.75 और 90 डिग्री है, ये है और ये r है, 90 डिग्री है। n2 का बोलो, n2 का टॉर्क, ये n2 की लाइन है और r देखो ये होगा ना, ये r, तो कितना होगा? 1.8। तो दूसरे का टॉर्क कितना आएगा? n2 इंटू 1.8। अब वही देखो प्लस माइनस बोलो, mg कैसे हो रहा है, कैसे घुमा रहा है? क्लॉकवाइज, ये ऊपर लग रहा है, ये कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो एक को प्लस लेना है, दूसरे को माइनस लेना है, तो एक को प्लस ले लो, दूसरे को माइनस ले लो, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, अपने को mg पता है, इसको सॉल्व करोगे तो n2 मिलेगा, निकालोगे n2, mg पता है 18,000, करो सॉल्व।
क्वेश्चन में each front zero each back zero। हाँ तो हो जाएगा ना N2 इधर से N2 कितना आ रहा है mg into 0.75 डिवाइड बाय 1.8 कितना आ रहा है 7.00 न्यूटन। ठीक है ये N2 आया। अब इसके ना नीचे लिखो स्टेटमेंट लिखो this N2 is acting on both tires of front axle. Here N2 is acting on both tires of front axle. मतलब देखो इधर ये जो N2 आया इधर दो टायर है ना फ्रंट में, तो N2 हमने निकाला वो दोनों टायर पे लग रहा है, ये टोटल लग रहा है, तो एक टायर पे कितना होगा डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है ना। तो लिखो कि सो नॉर्मल ऑन वन टायर, नॉर्मल ऑन फ्रंट, नॉर्मल ऑन वन टायर ऑफ फ्रंट एक्सल, नॉर्मल ऑन वन टायर ऑफ फ्रंट एक्सल विल बी क्या होगा इसका डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना होता है 3750 न्यूटन। ठीक है ना 3750 न्यूटन, ये फ्रंट एक्सेल का है एक टायर। अब N1 कैसे निकालें, N2 इधर आ लो तो N1 आ जाएगा, निकालो N1 और सेम वैसे वो स्टेटमेंट लिखो पूरा। कितना है उसमें N2 पूरा N2 कितना है 10,500। ठीक है ना, वो स्टेटमेंट लिख के डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, उधर भी दो टायर है तो कितना होगा 5,250 न्यूटन। ठीक है ना, वो एक पीछे वाले एक टायर पे लगेगा। ठीक क्वेश्चन वो पूछा था। ठीक है ना कि एक टायर पे निकालना है। ओके दूसरे इसमें क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है ना एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल में अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। एग्जाम्पल में ना एक एग्जाम्पल 8 देखो, एग्जाम्पल नंबर 8 अ मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो एग्जाम्पल 8 अ मेटल बार 70 सेंट मिला गया, पेज घुमाओगे आएगा। अ मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग। पढ़ो वो क्वेश्चन, डायग्राम बना के ट्राई करो, सॉल्यूशन कवर करो। सॉल्यूशन मुझे नहीं चाहिए, सॉल्यूशन कवर होना चाहिए। पढ़ो क्वेश्चन, बनाओ डायग्राम, बनाओ उसका। डायग्राम इन्होंने जो दिया है वो सॉल्यूशन में है, तुम क्वेश्चन पढ़ के अपने आप बना सकते हो डायग्राम। ठीक है, उधर देखो मत डायग्राम कैसा बना हुआ है, खुद बना के ट्राई करो क्वेश्चन पढ़ के।
क्या दिया हुआ इधर क्वेश्चन में कि एक मेटल बार है, उसको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? देखो क्या है, नाइफ एजेस है, दो नाइफ एज से सपोर्ट कर रहे हैं। वो नाइफ एज कैसे लगाए? कहीं पे भी लगा सकते ऑन बोथ साइड। तो देखो नाइफ एज होता है, ऐसे नॉर्मल ऐसे सपोर्ट बना सकते हो, ये नाइफ एज हो गया, ठीक, जैसे नाइफ एज बना है, ठीक है। दोनों ऐसे डेटा भी लिखना है, ये कितना है, दोनों तरफ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, दोनों तरफ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और बताओ, ऐसे से दूसरी हाथ से पढ़ते पढ़ते तुम्हें ड्रॉ करना है, बोलो। और क्या दिया है इसका 4 kg इसका मास है, क्या है, वो रॉड का मास है ना। हाँ वो तो चलो मास है, वो तो कर लेंगे। और 6 kg लोड सस्पेंड किया है, कहाँ पे सस्पेंड किया है? अच्छा, तो कहीं से भी चलेगा। तो देखो इधर से 30 सेंटीमीटर पे, यहाँ से एक एंड से 30 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ कहीं पे ले लेते हैं, इधर से लोड सस्पेंड किया है, कितने का है वो? 6 kg का, ठीक है ना। ऐसा इसका डायग्राम। और क्या पूछा? ये 30 सेंटीमीटर, बोलो। पूरा रॉड चाहिए, ओके, वो तो लेंथ आ जाएगी। और क्या पूछा है? ओके, यहाँ पे रिएक्शन पूछा, मतलब क्या पूछा? रिएक्शन मतलब क्या? कौन सा? नॉर्मल ही निकालना है, नॉर्मल ही निकालना है। इसका एफपीडी बताओ। रॉड का खुद का भी मास है और इसको ऐसे हैंग भी किया हुआ है, बोलो इसका एफपीडी बोलो। क्यों ऐसा कर रहे हो? ये सच में बहुत टाइम बाद मैंने ऐसा बैच देखा है, बहुत अनरिस्पॉन्सिव हो। मुझे कितनी बार बोलना पड़ा, कैसा दुखी? बोलो क्या करूं, बोलो जवाब दो। तो फिर एनजी दो ड्रॉ करने पड़ेंगे। इस रॉड का एनजी कहाँ से बनो? सेंटर से करो ड्रॉ। नीचे M1 M2 नोटेशन लिखो, बीच में से M1G बनाओ, वो वैल्यू बाद में डाल देंगे। M1G बना। और दूसरा कहाँ से वेट लगेगा? ये जो लोड लगा है तो एक बीच में से बना दिया है M1G, इसका लोड दूसरा अलग से लगेगा इधर से, उसको M2G लिख लेते हैं। और कुछ एफपीडी में टेंशन लगेगा? टेंशन देखो, ये स्ट्रिंग है, टेंशन नो डाउट लगेगा, इसमें टेंशन लगेगा, पर अंदर लगेगा, वो बैलेंस हो जाता है। बेसिकली इस रॉड को देखो तो इसका क्या वेट ही लग रहा है ना, लोड लगा है, तो टेंशन बनाने की जरूरत नहीं है। टेंशन अगर बनाओगे ना तो फिर ये लोड नहीं बना, तो दोनों की वैल्यू सेम है, फिर टेंशन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। और कुछ जीरो पॉइंट पे नॉर्मल लगेगा ना, तो ऐसे नॉर्मल है कि ऊपर इधर एक नॉर्मल लग रहा है N1 ले लेते हैं, दूसरा नॉर्मल लग रहा है N2, ठीक है। अब क्या करना है? फोर्स की इक्वेशन लिखनी है, टॉर्क की। पहले फोर्स की लगाओ इक्वेशन, फोर्स की लिखो। जी 100 अभी टाइम ही रखो, वो क्या कहते हैं, अभी कैलकुलेशन में टाइम नहीं बिगड़ना है, एग्जाम के टाइम 9.8 डाल देना। क्या आएगी इक्वेशन? N1 प्लस N2 माइनस M1G माइनस M2G इक्वल क्या होगा? 0। तो N1 प्लस N2 ये दोनों की वैल्यू डाल दो, G को 10 ले लेना। कितना आ रही है? 100। ओके, तो ये पहली इक्वेशन आ गई। N1 प्लस N2 किसके बराबर है? 100 के बराबर है। अब इसमें ये टॉर्क की इक्वेशन लिखनी है, तो देन सबसे पहले पॉइंट सेलेक्ट करना, तो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, ठीक है। अब से टॉर्क अबाउट ए, अब टॉर्क की इक्वेशन को अपने आप लिखने की ट्राई करो, प्लस माइनस सब ध्यान में रखते हैं। टॉर्क की इक्वेशन को लिखने की ट्राई करो।
क्या होगी इसमें एक टॉर्क की इक्वेशन। चलो n1 का टॉर्क बोल, n1 का टॉर्क क्या होगा 0। इसका टॉर्क m2g का देखें तो देखो ये m2g की लाइन है और ये r होगा, कितना होगा यार 20 सेंटीमीटर। तो इसका टॉर्क कितना होगा m2g into 20। एंगल तो कितना 90 ही होगा, ठीक है, ये f पे ये r है 90 होगा। अब चलो इसकी बात करते हैं, m1g का टॉर्क ये f है ये r है, कितना होगा ये यार 25। ये बीच में से लग रहा है पूरा 70, ये पूरा 35 होगा, ये 10 है तो ये कितना होगा 25, ठीक है ना। तो m1g into 25 और इसका ये m2 ये r हुआ ना, पूरा 70 है, ये 10 है ये 10 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 50। n2 into 50 इक्वल टू 0। अब प्लस माइनस बोलो, ये दोनों नीचे है तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, मतलब ये दोनों को अगर प्लस ले रहे हैं तो इसको माइनस लेना। ये सब सेम वैल्यूज डाल दो, n2 निकाल दो, कितना है 44। n2 आगे लेकर तो n1 भी आ जाएगा। हो गया, ये नॉर्मल आएगा, ठीक है ना। देखो जितने प्रॉब्लम कर रहे हैं कहीं भी प्रोसीजर चेंज नहीं हो रहा है, वही अप्रोच है, ठीक है। एफपीडी बनाओ, इक्वेशंस लिखो, ठीक है। उसके बाद वाला एग्जांपल देखो, वो लैडर वाला है, देखो उसके बाद वाला एग्जांपल है, पढ़ो क्वेश्चन से डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाओ, उसमें डेटा लिखो।
बड़ा क्वेश्चन क्या है, एक लेडर को हमने रखा है वॉल के साथ रेस्ट पे, ठीक है, रख सकते हैं लेडर को थोड़ा ऐसे एंगल पे, ठीक है। तो देखो डायग्राम कैसा बनेगा कि ये वॉल है, इसको ग्राउंड बना देते हैं, तो लेडर को कैसे ऐसे रखा हूं, लेडर को ऐसे रखा हूं, ये लेडर, ठीक है। तो लेडर ऐसी कैसी रह सकती है, क्यों रह सकती है, इसका रीजन बता सकते हो, ये लेडर ऐसी रह सकती है, क्यों रह सकती है। सपोज इधर मैं एकदम ऑयलिंग कर दूं, स्लिपरी बना दूं, तो लेडर ऐसे नहीं रह पाएगी, स्लिप हो जाएगी। मतलब बेसिकली ये लेडर ऐसे किसी वजह रहती है, फ्रिक्शन से, ठीक है। तो अब इसमें सेम क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है? ओके, रिएक्शन तो वही, ये फोर्स जो लग रहा है वही बनाना है। चलो इसका एचपीडी बता, एमजी कहाँ पे ड्रॉ करो, सेंटर पे, यहाँ से बीच में से ये सब एक एमजी बना दिया, बाद में कहाँ पे, इधर नॉर्मल कहाँ पे लगेगा, ऊपर लगेगा नॉर्मल, तो यहाँ पे ऊपर देखिए नॉर्मल ये N1 ले लेते हैं, और कोई फोर्स इधर एक और फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन पर किस तरह, लेफ्ट साइड राइट साइड कैसे लगेगा, स्लिपिंग देखो कि किस तरह स्लिप होने के चांस है, इधर लेफ्ट साइड है तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, ऑपोजिट तरफ लगता है, ठीक है। तो इस तरह के फ्रिक्शन है, कैसे लग रहा है, ठीक है। अब चलो और कोई फोर्स बताओ, ये वॉल के बीच में ही लगेगा, कहाँ पे लगेगा नॉर्मल, लेफ्ट साइड इस तरफ नॉर्मल लगेगा, ये N2 ले लेते हैं, फ्रिक्शन है कि नहीं, सब देखो नहीं स्मूथ है क्या, ओके। चलो तो ये अपना एचवीडी हो गया। अब इक्वेशन चलो बताओ, फोर्स की इक्वेशन लिखनी है। अच्छा इसमें देखो, इसमें क्या फर्क है, फोर्स की इक्वेशन x में भी दी है, फोर्स x में भी लग रहा है, y में भी लग रहा है। अब कैसे करें, इधर पहले जो हमने प्रॉब्लम देखे उसमें y में ही लग रहे थे सब, इसमें फोर्स y में भी लग रहा है, x में भी लग रहा है, तो क्या करें, y में अलग इक्वेशन लिखो, x में अलग लिखो, ठीक है। तो लिखो इन y डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन क्या होगा, कौन सा फोर्स करते हैं, तो कैसे लिखोगे, y डायरेक्शन लिखो, बोलो क्या होगा, N1 माइनस mg इक्वल टू 0, N1 माइनस mg इक्वल टू 0, तो N1 इक्वल टू mg एक ही आ गया, देखो N1 हो गया, तो N1 इक्वल टू क्या है, mg, m दे रखा है क्या, इधर भी g नहीं रखना, तो कितना आ गया, N1 हो गया, तो कितना आ गया, N1 200 न्यूटन, ठीक है ना, N1 200 न्यूटन आ गया, ये पहला सॉल्व हो गया, N1 तो आ गया डायरेक्ट। अब सिमिलरली लिखो इन x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन लिखो, फोर्सेस लिखो, बनाओ इक्वेशन। क्या है x में इक्वेशन, x में फोर्स है ना, तो कैसे लिखेंगे, f माइनस N2 इक्वल टू 0, मतलब N2 किसके बराबर आ गया है, ठीक है। जिससे तो चलो कुछ सॉल्व नहीं होगा, ये इक्वेशन एक अपनी बन गई, N2 इक्वल टू क्या है, और ये फोर्स की इक्वेशन, अब किसकी इक्वेशन लिखनी है, टॉर्क में देखो वही सेम, कौन से पॉइंट सिलेक्ट करें। अब इतना देखो क्लियर हो गया, जिस पॉइंट से पास होता है फोर्स, उधर टॉर्क क्या होता है, 0, तो ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करना चाहिए जहां से ना तुम्हें मैक्सिमम 0 मिले। कौन सा पॉइंट सिलेक्ट, अगर तो मैं ये पॉइंट लूं तो इसका टॉर्क 0 होगा, अगर मैं ये पॉइंट लूं तो mg का टॉर्क 0 होगा, अगर ये पॉइंट ले तो N1 और F दोनों का टॉर्क क्या हो जाएगा, 0, तो अपना काम आसान हो जाएगा। तो ये पॉइंट ले लेते हैं A, ठीक है, ये पॉइंट A ले लेते हैं। तो अब चलो टॉर्क लिखते हैं, ठीक है, लिखना है टॉर्क अबाउट A,
टॉर्क अबाउट ए। तो चलो ये दोनों का तो टॉर्क 0 है, mg का टॉर्क कितना है? तो देखो ये mg है, r बता सकते हो इधर 1.5 मतलब क्या कुछ दिया है क्या? 3 मीटर ये पूरा 3, ओके, ये पूरा 3 मीटर है। तो हाँ, तो ये कितना 1.5 ये r होगा अपना, ये 1.5 हुआ। तो देखो r कितना है 1.5, f कितना अपना mg, थीटा बोलो, थीटा। तो इसको मैं थीटा लूं, ये थीटा ले लेते हैं। और कुछ दिया है क्या लॉ कुछ है क्या है 1 मीटर ये, ओके हाँ, तो ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर। हाँ, तो ये भी निकल जाएगा, कितना होगा 2 मीटर, ओके ठीक है, ये आ गया। ओके, अब इसमें मुझे इस केस में ये फॉर्मूला में थीटा बताओ क्या होगा? ये टॉर्क का नॉलेज यूज होगा, फॉर्मूला है ना सर, अपने टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? RF sin थीटा। अभी तक हमने जितनी प्रॉब्लम की उसमें थीटा 90 था, इसमें 90 नहीं है, ये R है और ये F है, कितना होगा? थीटा का मतलब क्या है? किसके बीच का एंगल होता है? R और F। तो इसमें R देखो, विजुअलाइज करो, ये जो है, इसमें जो बना देता हूँ तुम्हारे लिए, ये R है, ये तुम्हारा R है, ये F है, ये एंगल होगा। एंगल के लिए क्या है? इधर देखो ये टेल हाइट सेम है, नहीं चलेगा, टेल सेम करनी पड़ेगी। तो इसको उठा के या तो यहाँ पे कर दो तो टेल सेम हो जाएगी, या इसको उठा के कहाँ पे रख सकता हूँ तो भी टेल सेम हो गई ना R और F। तो ये बहुत इजी, इधर थीटा है तो इसको हटा के मैं यहाँ पे रखूँ, ठीक है, तो पूरा एंगल अपना थीटा हो जाए। कितना होगा वो? ये इधर से यहाँ पे रख दो, ये कहा है ये F है, कितना होगा पूरा? 90 प्लस थीटा, तो वो एंगल आएगा साइन 90 प्लस थीटा। ऐसे करना है। N2 का टॉर्क, N2 का टॉर्क बोलो, N2 का टॉर्क बोलो, N2 इंटू R बोलो, इधर से देख रहे हो क्या होगा? R पूरा ये होगा ना 3, और इसके बीच का एंगल सिर्फ R और थीटा विजुअलाइज करो। इसमें तो चेक हुआ, इसमें तो पता चलेगा तुम कितना 3 मार्क लगा रहे हो। 180 माइनस। अब देखो ये पूरा R होगा, ये पूरा R होगा। अभी देखो टेल हेड सेम है, टेल सेम करनी है, इसको उठा के मैं यहाँ पे रख दूं, ये R वेक्टर है, इसको उठा के यहाँ पे रख दे, तो ये होगा अब एंगल कितना होगा? ये थीटा है, कितना होगा? 180 माइनस 3। अब सेम देखो 1 प्लस 1 क्या होगा? माइनस इक्वल टू 0। इसको देखो सॉल्व करें, ये 1.5, ये देखो बहुत, ये क्या बोलते हैं, मुझे बुरा लग रहा है कि मुझे तुम्हें सॉल्व करके दिखाना पड़ रहा है, कैपिटल सॉल्व नहीं कर पा रहे, बहुत गलत बात है। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। इसको इस तरफ लेके जाए तो इक्वल टू हो जाएगा। साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? अगर 180 है तो ध्यान रखना साइन ही रहता है, अगर 90 है तो कॉस हो जाता है। तो ये क्या होगा? साइन थीटा। तो इधर से देखो N2 मिल जाएगा, कॉस थीटा बताओ, N कितना है? यहाँ पे 200 हो गया। कॉस थीटा बोलो, इधर से ट्रायंगल से निकल जाएगा, ये ट्रायंगल है। कॉस थीटा बोलो 1/3 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। N2 तो निकालना है, तो ये ऐसा ही रहेगा। साइन थीटा बोलो 2√2/3। करो ये सॉल्व, N2 आएगा इधर। कितना है? 25√2 न्यूटन। ये N2 आ गया, ठीक है। देखो N1 निकाल दिया हमने, N2 भी निकाल दिया। F फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या N2 के बराबर ही है ना, तो फ्रिक्शन भी कितना आएगा? 25√2 न्यूटन। अपना फ्रिक्शन भी आ गया, ठीक है।
N1 निकल गया, N2 फ्रिक्शन सब हो गया ना। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि रिएक्शन निकालना है। तो देखो वॉल का रिएक्शन कितना होगा, वॉल का रिएक्शन क्या होगा N2, ठीक है। ग्राउंड का रिएक्शन क्या होगा, N1 भी लग रहा है, F भी लग रहा है, तो दोनों को देखना है, मतलब दोनों का क्या रिजल्टेंट बनाओगे। तो इसके लिए ना अलग से थोड़ा लिखना पड़ेगा। लिखो कि रिएक्शन ऑफ ग्राउंड will be the resultant, reaction of ground will be the resultant, reaction of ground will be the resultant of N1 and F, of N1 and F, ठीक है ना, उसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो इसे ड्रॉ करना पड़ेगा इधर कि ये F है, यहाँ पे ये N1 है, तो रिजल्टेंट जो है अपना R होगा। कैसे वैल्यू आएगी रिजल्टेंट की, अंडर रूट N1 स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। वैल्यूज डालोगे आ जाएगा ना आंसर, ठीक है। वो सब्स्टिट्यूट बाद में कर देना, बस ये अभी ऐड कर दो, कैसे इधर से आंसर आएगा। ठीक है, ये लेटर वाला एक हो गया, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जनरली, ठीक है। जैसे मेन तो क्या टॉर्क निकालना तुम्हें सीखना है, तो कैसे निकालो, ठीक है। देखिए रिएक्शन वाला बात भी हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज में एक और प्रॉब्लम है, वो कर लेते हैं। देखो निकालो, एक्सरसाइज निकालो, एक्सरसाइज देखो। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, 9 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, उसमें डायग्राम भी दिया हुआ, पढ़ो क्वेश्चन। बड़ा क्या क्वेश्चन, कैसे रॉड है वो तो स्ट्रिंग से लगा, पर बस फर्क है इधर स्ट्रिंग एंगल पे। तो इसमें भी प्रोसीजर तो सेम ही है कि हमें एफबी वो सब बना के ही सॉल्व करना है। इसका एफबी देखो, इधर मास नहीं दिया है पर वेट दिया है, तो इसमें एफबी के एमजी मत ड्रॉ करना, डायरेक्ट क्या लिखोगे नीचे डब्ल्यू, जो डब्ल्यू दिया है वही लिखना, ठीक है। और एफबीडी इसमें बनाओ, टेंशन देखो एंगल पे है ना, दो स्ट्रिंग है तो दो टेंशन लगेंगे ना, एंगल पे तो क्या करोगे, कंपोनेंट्स बनाओगे, ठीक है। बनाओ, करो करो, ट्राई करो। एफबीडी बनाओ, इसका कंपोनेंट्स ड्रॉ करो, इक्वेशन लिखने की ट्राई करो, करो सॉल्व।
एफपीडी, चलो बताओ एफपीडी कैसा होगा। ये जो डब्ल्यू दिया है, वेट दिया है, बीच में से बना है क्या? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसमें बीच में नहीं है, कहीं और है। तो इधर जो वेट है तो यहाँ कहीं पे इधर दिया है, इधर से वेट लग रहा है नीचे डब्ल्यू, ये डिस्टेंस दे रखा है, ये कितना है डी, जो हमें निकालना है। अब स्ट्रिंग पे देखो, स्ट्रिंग ऐसे तो अलग एंगल पे लग रहा है, तो इधर जो टेंशन T1 लिख लेते हैं। ये एंगल पता है क्वेश्चन तो ये वाला एंगल क्या है, ये एंगल कितना होगा? उतना ही होगा ना, ये कितना दिया हुआ है 30, अभी 36.9 उसको 37 ले लेते, तो उसका पता है ना हमें वैल्यू, ठीक है, तो अपनी कैलकुलेशन कर पाएंगे, इसको 37 ले लेते। और दूसरा ऐसा कुछ लग रहा है, ये टेंशन T2, इसको T1 ले लेते हैं, T2, और ये वाला 53, ठीक है। अब कंपोनेंट बनाओ, करो ट्राई, इसके कंपोनेंट बनाओ, एक्स में लिखो, वाई में इक्वेशन लिखो, टॉर्क की इक्वेशन लिखो। कंपोनेंट क्या होगा इस तरफ, ये कंपोनेंट क्या होगा T1 cos 37, यहाँ पे क्या होगा T1 sin 37, इस तरफ T2 cos 53 और यहाँ पे T2 sin 53, ठीक है। अब देखो एक बार कंपोनेंट बनाया तो इसको कैंसिल कर दो, ये तो स्टैंड के नहीं, तो कंपोनेंट्स बना दी, ठीक है। इक्वेशन लिखी क्या, वाई में बोलो, वाई में इक्वेशन बोलो, T1 cos 37 प्लस T2 cos 53 माइनस W इक्वल टू क्या होगा 0, और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं W, देखिए है दूसरी इक्वेशन, वाई एक्स में बोलो, एक्स में जो फोर्स लग रहा है, ये दोनों को इक्वल कर सकते हो, तो क्या लिख सकते हैं T1 sin 37 इक्वल टू T2 sin 53, है ना, ये इक्वेशन है। और साथ में कौन सी टॉर्क की भी लिखनी है इक्वेशन, टॉर्क की इक्वेशन से पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, मैं ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये पॉइंट ये ले लेते हैं, और किसका टॉर्क 0 होगा,
T1 cos और T1 sin, ये दोनों इधर से ही पास हो रहे हैं, इनका तो 0 हो गया। चलो W का टॉर्क बोलो, क्या आएगा? W1 सॉरी W इंटू D, ये इसका टॉर्क हो गया। और कौन सा इसका टॉर्क बोलो? T2 cos ये होगा ना डिस्टेंस पूरा, ये दिया है क्या? 2 मीटर। ओके, तो कितना हुआ ये? T2 cos 53 इंटू 2, इसका टॉर्क T2 sin 53, इसकी लाइन देखो, इधर से ही पास होगी, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका टॉर्क नहीं होगा। ठीक है, एक ये नीचे लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है, माइनस प्लस इक्वल टू 0। देखो इधर से इक्वेशन आ रही है WD इक्वल टू 2T2 cos 50। अब इधर से हमें क्या D निकालना है ना, तो देखो D निकालना है तो कैसे करके W के टर्म्स में सब लाना पड़ेगा। तो देखो कर सकते हो, ये इधर से T1 sin का टर्म कितना होता है? 3/5, T2 sin 53 4/5। तो देखो इधर से मैं T1 लिख सकता हूँ, T1 कितना आ जाएगा? 4T2/3। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये 4T2/3 cos 31 कितना होता है? 4/5 प्लस T2 को ऐसा ही रखा है, cos 53 कितना होता है? 3/5 इक्वल टू W। इधर पूरा एलसीएम लोगे ना तो इधर से T2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3/5 T2 इक्वल नहीं 3/5 कैसे? एक मिनट, 3/5 कितना आएगा? 3W/5 है ना, ये T2 आएगा एलसीएम लेके करोगे तो। अब ये T2 को यहाँ पे डालो, तो WD ऐसा ही रखा इक्वल टू 2, T2 अपना कितना आ गया? 3W/5 cos 53 कितना होता है? 3/5, ये W कैंसिल, तो देखो D इक्वल टू कितना है? 18/25 कितना होता है? 18/25 इतना गलती है क्या किसी को? पॉइंट 72 मीटर। ठीक है, ये अपना D आ गया 0.72 मीटर। ठीक है ना, तो ये हमने जितने भी प्रॉब्लम्स किए सब में देखो अप्रोच सेम ही था, कोई फर्क नहीं था। ठीक है, और ये देखो कम्पलीट के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है ये सब, जनरल नीट में भी डेफिनेटली ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या ध्यान में रखनी। ओके, तो देखो नेक्स्ट वीक में ना मॉड्यूल इसका मिल जाएगा। ये संडे जो टेस्ट है उसमें ऐसे तो ग्रुप में डाल दूंगा, पर संडे जो टेस्ट है ना उसमें सेंटर ऑफ मास लिखा है, मतलब पूरा वो चैप्टर जो हमने पढ़ा कोलिजन भी आएगा। तो और ये जो मैं लास्ट क्लास में डिस्कस किया, ये नोट कर रहा हूँ कि काफी सारे स्टूडेंट्स मेजॉरिटी कर नहीं रहे, मॉड्यूल मिल रही है फिर भी, तो अब से वही मैं अलग से डीपीपी दे रहा हूँ, मॉड्यूल आ जाएगा उसमें अगले क्लास में मैं टिक ही करवा दूंगा कि ये प्रॉब्लम्स करूँ। तो फिर क्या है, मुझे कंपल्सरी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तो अब वो नहीं छोड़ सकते, अब एंड टाइम आ रहा है, तो चाहता हूँ कि भाई अपना ढंग से रिविजन वो सब भी हो जाए। पैराग्राफ चैप्टर में करवाऊंगा, डोंट वरी, उसमें मैं टिक करवाऊंगा। तो ये संडे तक की एग्जाम में वो तो नोट्स ही रिवाइज करो, सेंटर ऑफ मास कोलिजन का रिवाइज करो, मुर्दे नहीं ना फिर, ठीक है, उसमें जैसे अच्छी तरह अटेम्प्ट कर पाओगे। मंडे से ये जो डीपीपी मिली है ना वो तुम्हें सॉल्व करनी है, टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सब पढ़ा है ना उससे, ठीक है, तो वो करना है। वेडनेसडे मैं डाउट डिस्कस करूंगा, पर वेडनेसडे कंप्लीट करके लाना है, अटेम्प्ट करके लाना है सबको, ठीक है। फिर ऐसा ना हो कि मैं देखूं अटेम्प्ट ना किया, उससे कोई मतलब नहीं है बैठने का क्लास में, इसलिए मैं चेक करूंगा। तो